हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में हम करेंगे उपसर्ग, प्रत्यय और समास। ठीक है, हमारा चैप्टर है उपसर्ग, प्रत्यय एंड समास। अब देखिए, शब्द जो हैं, कुछ शब्द जो होते हैं मूल शब्द होते हैं, ठीक है, और कुछ शब्द होते हैं व्युत्पन्न जो किसी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब जिन शब्दों का निर्माण उपसर्ग, प्रत्यय और समास से होता है उन शब्दों को हम कहते हैं व्युत्पन्न शब्द। ठीक है, तो देखिए अब हमें देखना है कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग होते हैं जो किसी मूल शब्द के पहले लगते हैं। ठीक है, उपसर्ग मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। ठीक है, उपसर्ग जो होते हैं वो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे देखिए पुत्र, ठीक है, पुत्र क्या है, यहाँ पर मूल शब्द है। ठीक है, पुत्र क्या है, यहाँ पर ये मूल शब्द है, जिसका अर्थ होता है बेटा। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, बेटा। ठीक है, जब हम इसके सामने उपसर्ग जोड़ देते हैं, जैसे मैंने जोड़ दिया सु, सु उपसर्ग, सु का अर्थ है अच्छा, सुपुत्र। ठीक है, ये जोड़ दिया तो ये बन गया सुपुत्र। तो इसका अर्थ भी परिवर्तित हो गया, अब अर्थ हो गया अच्छा बेटा। ठीक है, ऐसे ही पुत्र के साथ यदि मैं को उपसर्ग जोड़ देती हूं तो ये बन जाएगा कुपुत्र। ठीक है, तो इसका अर्थ अब परिवर्तित हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा बुरा बेटा, यानी बुरा पुत्र। ठीक है, इस तरीके से उपसर्ग जो होते हैं जो किसी भी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। ठीक है, उपसर्ग जो है वो तीन तरीके के हैं। एक संस्कृत के उपसर्ग जिन्हें हम तत्सम बोलते हैं, दूसरा तद्भव उपसर्ग जो हिंदी के अपने हैं, तीसरा है आगत उपसर्ग, ठीक है, जो अन्य भाषाओं से जैसे उर्दू से या अंग्रेजी से हमारी हिंदी में आए हैं। तो ये आपकी बुक में गिवन है, आप वहां से रीड आउट इसको करेंगे। ठीक है, ये है हमारा उपसर्ग। उसके बाद है हमारे प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय आप देखिए, प्रत्यय, प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय जो किसी भी मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, किसी भी मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, और ये उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। प्रत्यय जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो होते हैं कृत जो क्रिया शब्दों से बनते हैं। ठीक है, क्रिया शब्द से निर्माण होता है इनका। और तदित प्रत्यय वो होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनते हैं। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनते हैं। जैसे आप देखिए उड़ान शब्द है। ठीक है, उड़ान। ठीक है, अब इसमें मूल शब्द क्या है, हमें मूल शब्द ढूंढना है, तो मूल शब्द इसमें क्या है, उड़। ठीक है, ये क्रिया है, इसमें हमने प्रत्यय जोड़ दिया आन। ठीक है, ये आन प्रत्यय है, आन प्रत्यय के योग से ये बन गया है उड़ान। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए सपेरा। ठीक है, सपेरा। ठीक है, अब इसमें आप देखिए मूल शब्द क्या है, ये संज्ञा है सा। ठीक है,
सांप में हमने प्रत्यय जोड़ दिया एरा, ठीक है, सांप में हमने प्रत्यय जोड़ दिया एरा, तो ये बन गया है सफेरा। ठीक है बेटा, ये है हमारे प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय। अब हम करेंगे समास। समास, अब देखिए समास क्या है, अब हम बात करते हैं समास की। समास क्या है? समास जो है वो दो पदों का मेल, ठीक है, समास दो पदों का मेल समास कहलाता है। दो पद होते हैं, पहला पद जो है उसको हम कहते हैं पूर्व पद, ठीक है, दूसरा पद जो होता है उसे हम कहते हैं उत्तर पद, ठीक है। और जब ये दोनों पद मिल जाते हैं तो बनता है हमारा समस्त पद, ठीक है। जब ये दोनों पद आपस में मिल जाते हैं तो फिर वो समस्त पद का निर्माण करते हैं। और इस समस्त पद से जब हम इन दोनों पदों को अलग अलग करते हैं तो वो कहलाता है हमारा समास विग्रह, ठीक है, वो क्या कहलाता है हमारा समास विग्रह, यानी समस्त पद को अलग करना। दोनों पद जब अलग अलग करेंगे तो वो कहलाएगा समास विग्रह। समास जो है उसके 6 भेद हैं, ठीक है, समास के भेद कितने हैं? 6 भेद हैं समास के। फर्स्ट, अव्ययीभाव समास, सेकंड द्विगु समास, थर्ड द्वंद्व समास, फोर्थ तत्पुरुष समास, ठीक है, फिफ्थ है हमारा कर्मधारय समास, और लास्ट है हमारा बहुव्रीहि समास, ठीक है। ये हमारे समास के 6 भेद, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। अब एक एक करके हम डिटेल से इन समास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास के बारे में। अब देखिए अव्ययीभाव समास, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास के बारे में। अव्ययीभाव समास में देखिए मैंने बताया आपको समास में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। तो अव्ययीभाव समास में जो होता है पहला पद जो होता है पूर्व पद उपसर्ग होता है, या इसको अव्यय भी आप कह सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे यथा शक्ति, ठीक है, यथाशक्ति ये है हमारा समस्त पद यथाशक्ति। अब इसमें आप देखिए यथा, यथा जो है ये क्या है? अव्यय, ठीक है, यथा जो है ये अव्यय है, यही इसमें प्रधान है, पूर्व पद ही इसमें प्रधान है। इसी के कारण इस समास का नाम जो है अव्ययीभाव पड़ा है, क्योंकि पहला पद जो है क्या है? वो अव्यय है। इसका विग्रह हम करेंगे तो क्या बनेगा? शक्ति के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण आप देखिए, जैसे जन्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आ, ठीक है, पूर्व पद, पूर्व पद प्रधान है, आ क्या है? यहाँ पर उपसर्ग है, ठीक है। इसका विग्रह हम करते हैं तो क्या बनेगा? आ जन्म सारा जीवन, या जीवन भर भी आप कह सकते हैं, सॉरी आ जन्म से लेकर,
आजीवन, जन्म से लेकर। ठीक है, ये है हमारा आ उपसर्ग, तो ये भी यहाँ पर अविभाव समास। नेक्स्ट उदाहरण अगर आप देखते हैं जैसे आजीवन, ठीक है, यहाँ पर भी आ जो है उपसर्ग है, इसका विग्रह क्या बनेगा, जीवन भर। ठीक है, ये हमारा अविभाव समास। नेक्स्ट अब हम करेंगे द्विगु समास। द्विगु समास की पहचान क्या है, जो पूर्व पद है वो संख्यावाची, ठीक है, पूर्व पद जो होता है वो इसमें संख्यावाची होता है। जैसे आप देखिए त्रिभुवन, ठीक है, त्रि संख्यावाची शब्द है, ठीक है, इसका विग्रह क्या बनेगा, तीन भवनों का समूह। ठीक है, फिर आप देखिए त्रिफला, तीन फलों का समूह। ठीक है, दो राहा, दो रास्तों का समूह। इस तरीके से आप देखेंगे कि पूर्व पद जो होता है वो द्विगु समास में संख्यावाची होता है। ठीक है, ये हमारा द्विगु समास। नेक्स्ट है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे देखिए द्वंद्व समास में योजक शब्द आते हैं, जोड़े वाले शब्द आते हैं ज्यादातर। जैसे आप देखेंगे कि इसकी पहचान क्या है, इसके बीच में आपको योजक चिन्ह मिलता है। जैसे देखिए माता पिता, ठीक है, अन्न जल, दिन रात। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें इस समास में ये योजक शब्द मिलेगा, ये योजक चिन्ह मिलेगा आपको, सॉरी। ठीक है, तो ये इसकी पहचान है। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या बनता है, माता और पिता। ठीक है, अन्न और जल, दिन और रात। ठीक, ये हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ होता है झगड़ा, यानी दोनों पदों में ही झगड़ा होता रहता है, दोनों ही पद इक्वल है, दोनों ही पद कहते हैं कि मैं प्रधान हूं, मैं प्रधान हूं, तो इसलिए यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान होते हैं, वहां पर होता है द्वंद्व समास। नेक्स्ट करेंगे हम तत्पुरुष। तत्पुरुष समास जो है इसके भी आगे 6 भेद हैं तत्पुरुष के। ठीक है, ये समास जो है तत्पुरुष समास कारक विभक्तियों के अनुसार चलता है आपका। कारक विभक्तियां होती हैं आपकी 8, लेकिन तत्पुरुष के भेद हैं 6। जो प्रथमा विभक्ति है और अंतिम संबोधन है वो तत्पुरुष में नहीं होता। बाकी की 6 विभक्तियां जो बीच वाली हैं, कर्म तत्पुरुष, करण, अधिकरण, ठीक है, संप्रदान, वो सारी विभक्तियां इसमें आती हैं। सबसे पहले देखिए कर्म तत्पुरुष।
में क्या होता है, कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है हमारा, को। ठीक है, कर्म कारक का चिन्ह हमारा होता है को। तो जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हमें कर्म कारक की विभक्तियां प्राप्त होती हैं, जैसे यश प्राप्त। ठीक है, अब हम इसका विग्रह करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यश को प्राप्त। ठीक है, ये है इसका विग्रह। ठीक, जैसे ग्राम गत, गांव को गया हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा कर्म तत्पुरुष। ठीक है, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। आप देखिए कर्म कारक की विभक्ति हमारी को होती है, तो यहाँ पर भी जब हम विग्रह करते हैं तो हमें को विभक्ति प्राप्त होती है, और समस्त पद का निर्माण करते हैं तो को विभक्ति का लोप हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, कर्म के बाद हमारी तृतीय विभक्ति आती है करण तत्पुरुष। ठीक है, करण तत्पुरुष में क्या होता है, करण तत्पुरुष की विभक्ति क्या है, से के द्वारा। ठीक है, करण तत्पुरुष की विभक्ति है से के द्वारा। जैसे अगर मैं कहूं तुलसीकृत। ठीक है, अब जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हमें कौन सी विभक्ति प्राप्त होगी, से। जैसे से या द्वारा, तुलसी द्वारा कृत। ठीक है, यानी तुलसी के द्वारा लिखी गई है, हस्तलिखित। ठीक है, करण, करण कारक जो साधन के रूप में इस्तेमाल होता है, हाथ से लिखित। ठीक, तो हमें यहाँ पर से या फिर के द्वारा जो इस करण कारक का चिन्ह है वो विभक्ति हमें प्राप्त हो रही है, और समस्त पद बनाते वक्त इन विभक्तियों का लोप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी संप्रदान। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष। जैसे विद्यालय। अब जो संप्रदान तत्पुरुष है उसका चिन्ह क्या होता है, के लिए। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हमें वही विभक्ति प्राप्त होगी, जैसे विद्या के लिए आलय। ठीक है, विद्या के लिए आलय। नेक्स्ट रसोई घर। ठीक है, रसोई के लिए घर। जैसे जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। ठीक है, तो इस तरीके से हमें विभक्ति प्राप्त होगी संप्रदान कारक चिन्ह की के लिए। ठीक है, तो ये हमारा कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। बाकी अभी करते हैं अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है, में या पर। जैसे आप देखिए वनवास। ठीक है, तो इसका विग्रह क्या होगा, वन में वास। ठीक है, तो हमें अधिकरण कारक की विभक्ति में प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सिर दर्द। सिर में दर्द। ठीक, ये में विभक्ति। नेक्स्ट है हमारा अधिकरण के बाद है अपादान। ठीक है, अपादान पांचवी विभक्ति जिसमें होता है से। इसका चिन्ह भी से ही होता है और कर्ण कारक का चिन्ह भी से होता है।
लेकिन करण कारक में क्या होता है कि साधन के रूप में इस्तेमाल होता है और यहाँ पर अपादान में जो है अलगाव दिखाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे आप, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, यानी वो रोग से अलग हो गया है, रोग से छुटकारा मिल गया है उसको, तो यहाँ पर अलगाव की स्थिति है, रोग से मुक्त। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे, ऋण मुक्त, ठीक है, ऋण से मुक्त। तो इस तरीके से ये है हमारे तत्पुरुष के भेद, ठीक है। करण कारक कर लिया, सॉरी हमने कर्म कारक किया है सबसे पहले, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अधिकरण, अपादान, ठीक है। लास्ट हमारा बचा है संबंध कारक। संबंध कारक, संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, काके की रारे। जैसे आप देखिए, राजपुत्र, ठीक है, तो ये क्या है, राजा का पुत्र, संबंध दिखाया है, किसका पुत्र है, राजा का पुत्र है, ठीक है। राजपुरुष, तो किसका पुरुष है, राजा का पुरुष। तो इस तरीके से हमें का के की विभक्ति इसमें प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो ये है हमारा संबंध तत्पुरुष। ये है तत्पुरुष के 6 भेद जो हम पढ़ चुके हैं, शायद आपको समझ आ गए हैं। अब हम करेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण विशेष्य, ठीक है। विशेषण विशेष्य या फिर उपमान उपमेय का संबंध रहता है। विशेषण क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं विशेषण। विशेषण क्या होता है, जो किसी चीज की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है, वो होता है विशेषण, ठीक है। और विशेष्य क्या है, जो जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ सुंदर फूल, ठीक है, फूल क्या है, यहाँ पर विशेष्य है और उसकी विशेषता बताई गई है सुंदर, तो वो क्या है, विशेषण। नेक्स्ट संबंध होता है इसमें उपमान और उपमेय, ठीक है। उपमान क्या होता है, जिस वस्तु से तुलना की जाए, जिस वस्तु से तुलना की जाए, ठीक है, वो होता है हमारा उपमान। और जिससे तुलना की जाए, जिस वस्तु की तुलना की जाए, तो जिस वस्तु की तुलना की जाए, ठीक है, जिस वस्तु की तुलना की जाए वो होता है उपमेय, और जिस वस्तु से तुलना की जाए वो होता है उपमान। सबसे पहले हम विशेषण विशेष्य संबंध इसमें देखेंगे। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल, जैसे लाल मिर्च। अब देखिए मिर्च जो है संज्ञा है, लेकिन मिर्च की विशेषता बताई गई है कि मिर्च कैसी है, लाल। हरी मिर्च भी होती है, काली मिर्च भी होती है, लेकिन यहाँ पर बताया है कि लाल मिर्च, ठीक है, मिर्च कैसी है, लाल। तो ये क्या है, हमारा विशेषण है, और ये क्या है, विशेष्य है। तो इसका जब हम विग्रह करते हैं तो कैसे करेंगे, लाल है जो मिर्च, ठीक है, लाल है जो मिर्च। तो ये कौन सा समास है, कर्मधारय समास। यहाँ पर विशेषण विशेष्य संबंध है। यदि मैं कहूं नील गाय, ठीक है, अब गाय कैसी है, वो नीली है, इसका विग्रह क्या बनेगा, नीली है जो
गण। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें विशेषण विशेष्य संबंध होता है। फिर मैंने कहा आपको उपमान उपमेय संबंध। ठीक है, उपमान उपमेय संबंध आप देखिए, बता देती हूं मैं आपको। जैसे देहलता, ठीक है, देहलता। अब देखिए देह, देह क्या होता है? शरीर होता है, और लता क्या है? बेल है। ठीक है, अब देह मतलब किसी का शरीर इतना पतला है और हाइट उसकी अच्छी है, लंबी है। लता आप जानते हैं, बेल क्या होती है? क्लाइंबर होती है, जो किसी पेड़ पर चढ़ जाती है, वो पतली पतली और लंबी लंबी चढ़ती जाती है। ठीक है, उसी के अनुसार कवि जो है कल्पना करता है और देह जो है वो लता के समान बताइए। जैसे अगर हम यहाँ करेंगे तो क्या करेंगे? विग्रह इसका लता के समान देह। ठीक है, लता के समान देह। तो देह जो है वो क्या है? यहाँ पर उपमेय है। ठीक है, क्योंकि देह की तुलना की गई है किसके साथ? लता के साथ, और लता क्या है? यहाँ पर उपमान है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, जैसे कमल नयन। नयन मतलब नेत्र, आंख, और कमल, कमल का जो फूल होता है। ठीक है, अब किसी की आंखें इतनी बड़ी बड़ी और सुंदर हैं कि उसकी तुलना कर देता है कभी कमल के साथ, तो इसका विग्रह क्या बनेगा? कमल के समान नयन। ठीक है, ये है इसका विग्रह। तो ये है हमारा कर्मधारय समास। विशेषण विशेष्य संबंध और उपमेय उपमान संबंध हो गया। ये है हमारा कर्मधारय समास। नेक्स्ट अब हम करेंगे, लास्ट है हमारा ये बहुव्रीहि। ठीक है, अब बहुव्रीहि समास क्या है? देखिए हमने बात की है किसी भी समास में, किसी में पूर्व पद प्रधान है और किसी में उत्तर पद प्रधान है, लेकिन इस बहुव्रीहि समास में ना ही पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है। कैसे? उदाहरण के माध्यम से समझिए इसको। जैसे नीलकंठ। ठीक है, अब देखिए नीलकंठ, कंठ मतलब गला, नील मतलब नीला। नीलकंठ किसको कहा जाता है? भगवान शिव को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने विष को जो है ग्रहण कर लिया था, इसलिए उनका कंठ जो है नीला हो गया है। तो इसका विग्रह देखिए क्या बनेगा? नीला है कंठ जिसका। ठीक है, नीला है कंठ जिसका। अब इसमें अन्य पद कौन सा निकल के आया है? अर्थात शिव। ठीक है, ये है अन्य पद जो इसमें प्रधान है। ठीक है, ये अन्य पद है। नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव। तो इसमें समास होगा हमारा बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट आप देखिए एग्जांपल, जैसे गजानन। ठीक है, गज कौन होता है? हाथी को कहते हैं गज। और आनन क्या होता है? आनन होता है मुख। ठीक है, गज के समान आनन है जिसका, गज यानी हाथी। गज के समान आनन है जिसका, अर्थात किसका है गज के समान आनन? भगवान गणेश जी। ठीक है, गणेश जी का आनन गज के समान है। तो ये इसमें अन्य पद, तीसरा पद प्रधान है, तो समास है हमारा बहुव्रीहि। ठीक है बेटा, होप आपको सभी समास क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, थैंक यू।